गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे अणुसंख्या गुणधर्म तथा वानठाप गुणांक। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था जो हमारी सांद्रण इकाई के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। अब हम अणुसंख्या गुणधर्म तथा वानठाप गुणांक स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही होता है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है ना 100% आता है, इसे कोई नहीं रोक सकता हमारा। तो ये वो पोर्शन है जिसे आपको अच्छे से समझ लेना है। इसे कवर करो तो सॉल्यूशन आपकी मतलब अंगुलियों पे याद होगा। अगर आपने इसे कवर कर लेना तो सॉल्यूशन अंगुलियों पे याद रखोगे आप, बट इसे समझना बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको ये काम करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, ठीक है ना। व्हाट्सअप के थ्रू आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि नहीं आएगी प्रॉब्लम। अब सबसे पहले मेनली ये हमारा पहले ये पोर्शन होगा, फिर इसके बाद इस पर चलेंगे। ये क्या है, सबसे पहले आप समझो अणुसंख्या गुणधर्म ये क्या होता है। इसे समझाने के लिए मैं पहले आपको थोड़ी सी अलग बातें बता देता हूँ। अणुसंख्या गुणधर्म को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा विलयन। हमारे एक विलयन में भिन्न भिन्न गुण होते हैं। एक विलयन के अंदर भिन्न भिन्न गुण होते हैं, जैसे क्वथनांक, वो कितने ताप पर उबलता है, क्या उसका वाष्प दाब, ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। उसकी चालकता, विद्युत चालकता कि उसमें विद्युत धारा कितनी चलती है, ठीक है ना। तो ऐसे विलयन के बहुत अलग अलग गुण होते हैं हमारे विलयन के अंदर। अब जो विलयन के अंदर जो गुण आते हैं वो गुण कहाँ से आते हैं। अब ये मेनली मतलब 4 बातें होती हैं जिन पर मेनली हमारा विलयन के गुण निर्भर करते हैं। विलय की मात्रा, बताओ आप मुझे, विलय की मात्रा। विलय की मात्रा क्या है हमारी, हमने जो विलयन लिया है उस विलयन में हम कितना विलय मिलाते हैं, कितना विलय मिलाते हैं। उससे क्या हमारी विलयन की जो गुण होते हैं, कि विलयन के सभी प्रकार के गुण की बात चल रही है अभी इसे भूल जाओ अणुसंख्या गुणधर्म को। एक विलयन के अंदर हमने एक विलयन बनाया, विलय प्लस विलय को मिलाकर उस विलयन के अंदर जो गुण आएंगे विलयन के अंदर, उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या होता है हमारा, कौन से प्रकारक होता है, मतलब जो उसे गुण देता है, विलय की मात्रा। जैसा आप समझो दूध के अंदर आपने थोड़ी सी चीनी मिला दी तो उसका जो उसका मतलब जो मीठेपन की जो मतलब लेवल होगा वो क्या होगा, कम मिलाया तो कम मात्रा है तो कम होगा, और अगर उसकी विलय की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका मीठेपन का स्तर भी ज़्यादा होगा। यही बात है ना। तो विलयन का वो गुण कौन डिसाइड कर रहा है, उस विलय की मात्रा। ठीक उसी प्रकार दूसरा फैक्टर जो होता है वो दूसरा क्या होता है, विलय की प्रकृति। विलय की प्रकृति, अब ये भी इम्पोर्टेंट है। विलय की प्रकृति, प्रकृति से मीनिंग क्या है, आपको पता होगा हर एक चीज़ की अपना एक गुण है। जैसे Na के अंदर अलग गुण है, Mg के अंदर अलग गुण है, Al के अंदर अलग गुण है। इसका मतलब इसकी प्रकृति अलग है, इसकी प्रकृति अलग है, इसकी प्रकृति अलग है। प्रकृति का मीनिंग उनके गुण से है। Na का काम अलग होगा, मैग्नीशियम का काम अलग होगा। जैसे Na की बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम की बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम की बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें विद्युत धारा जो चालकता होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त आयन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे चालकता ज़्यादा होती है। तो इनकी प्रकृति पे भी डिपेंड करेगा कि किसकी प्रकृति कैसी है, तो उससे भी गुण अलग होगा। जैसे मैं बोलूँ कि एक विलयन है मेरे पास में और उसमें करंट लगता ही नहीं, उसमें हमें करंट बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है, उस विलयन के अंदर जो है अभी विद्युत चालकता क्या है हमारी, 0 है। और विद्युत चालकता किस पर डिपेंड करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर। जैसे नियोन है हमारी, नियोन में 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें चालकता होगी नहीं। जब इसमें चालकता नहीं होगी तो क्या, इसका जो विलयन तैयार होगा, अगर इसका विलयन तैयार कर लेते हैं हम तो इसमें अलग गुण होंगे, इसमें अलग गुण होंगे, इसमें अलग गुण होंगे, इसमें अलग होंगे। तो कोई ना कोई विलयन का जो गुण होता है वो कहीं ना कहीं निर्भर करता है विलय की प्रकृति पर भी, कि वो विलय की प्रकृति हम कैसी है, मतलब हम किस टाइप का विलय ले रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, दूध के अंदर, मिल्क के अंदर आप नमक डिजोल्व करो NaCl, और एक बार उसमें आप चीनी, शुगर को ऐड करो, C6H12 ठीक है ये। अब एक बार आपने NaCl डिजोल्व किया और एक बार आपने चीनी को डिजोल्व किया, मिलाया, उसमें डिजोल्व करने का मतलब मिलाना। अब जैसे NaCl मिलाओगे तो यहाँ पे अलग गुण आएंगे, और एक बार चीनी मिला कर देखोगे तो यहाँ पे अलग गुण आएंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी प्रकृति पे भी डिपेंड करेगा कि हम क्या मिला रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड,
जैसे विलय के दो गुण है, विलायक के बारे में बात होगी, विलायक की मात्रा। आप मिल्क लिया आपने, सपोज करो 20 ग्राम हमने चीनी ली, और दूसरे केस में भी हमने 20 ग्राम ली। एक बार तो हमने 100 ml मिल्क लिया, और एक बार हमने 1000 ml मिल्क लिया। क्या इन दोनों में सेम लेवल का मीठापन होगा हमारा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि विलायक की मात्रा भी मैटर करती है। अगर कम दूध है, चीनी तो दोनों लेवल में क्या है, सेम। कम दूध है तो यहाँ पे ज़्यादा मीठा होगा नहीं होगा। और इसके अंदर क्या होगा, हमारा सेकंड वाले के अंदर कम मीठा होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, गुण अलग अलग है ना। अभी गुण किसने दिए? विलायक की मात्रा ने। अब फोर्थ जो है हमारा वो है विलायक की प्रकृति। जैसे विलय की प्रकृति है ना, फोर्थ क्या हमारा? विलायक की प्रकृति। अब बच्चों आप मतलब ये बात समझ के देखोगी, ये बात आप समझोगी, विलायक की प्रकृति। एक बार आप नमक को सिरके में डाल के देखो, एक बार आप नमक को पानी में डाल के देखो, एक बार आप नमक को दूध के अंदर डाल के देखो। अलग अलग जगह डाल रहे हो ना। जब आप अलग अलग जगह डाल रहे हो तो वहाँ पे अलग अलग बिहेवियर है। और उसके कारण क्या है, अब ने तो तीनों केस में तो नमक ही लिया है, विलय तो आपका नमक ही है, बट विलायक क्या है, अलग अलग है ना, तो अलग अलग गुण आएंगे भाई। विलय की प्रकृति, विलय की मात्रा, विलय भी वहाँ पे चेंज अपना गुण अलग दिखाएगा जाकर, क्योंकि वहाँ पे विलायक की प्रकृति अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के विलायक है हमारे। तो ये 4 मेनली होते हैं जो विलयन के गुण निर्धारित करते हैं। अब विलय की मात्रा के कारण कुछ अलग गुण मिलेंगे। जैसा आप मुझे बताओ, जैसा हमने क्या किया कि मीठापन है, दूध के अंदर चीनी को मिलाया, उसका मीठापन है। अब ये किससे मेनली डिसाइड हो रहा है कि हम कितना डालते हैं, कितनी चीनी डालते हैं, किस प्रकार का डालते हैं, उससे ये पता लगा कि मीठापन देगा या खारापन देगा। हमें खट्टापन भी दे सकता है। जैसे आप नमक डाल दो तो मीठापन नहीं आने का, ये अलग गुण है विलयन का। एक विलयन के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं नहीं होते हैं। विलयन के ऐसे गुण, मतलब अब किसी एक प्रकार के गुणों पर पढ़ना बस हमें, और वे गुण हमें कौन से पढ़ने? अनुसंख्यक गुण धर्म। अनुसंख्यक गुण किसे बोलते हैं? गुण धर्म मतलब गुण की बात होगी। गुण धर्म का मतलब धर्म से निकाल लो कुछ भी। गुण मतलब गुण के बारे में, विलयन के गुण के बारे में बात होगी। विलयन के कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो केवल विलय की मात्रा से निर्धारित होते हैं। जो केवल किससे निर्धारित होती है? विलय की मात्रा से, कि हमने विलय कितना मिलाया है, उसकी मात्रा कितनी है, उससे जो गुण हमेशा निर्धारित होगा वही गुण उस विलयन के लिए कौन सा गुण होगा? अनुसंख्यक गुण धर्म। वो विलयन के लिए क्या होगा? उसका अनुसंख्यक गुण धर्म। लिखो डेफिनेशन, स्टूडेंट्स डेफिनेशन नोट करो आप। विलयन के ऐसे गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलयन के ऐसे गुण अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। विलयन के ऐसे गुण अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने 20 ग्राम नमक को 100 ml पानी में डिज़ोल्व किया। मैंने 20 ग्राम चीनी को 100 ml पानी के अंदर डिज़ोल्व किया। यानी कि ये वाला केस क्या है हमारा? सेम। अब मैं ये पूछना चाह रहा कि जो इससे हमारा ए विलयन बनेगा और इससे हमारा बी विलयन बनेगा, थोड़ा समझना अभी। इनमें से किस विलयन के अनुसंख्यक गुण, मतलब ये बताना आपको, इन दोनों विलयन के गुण, अनुसंख्यक गुण क्या समान हो गए या भिन्न भिन्न हो गए? अनुसंख्यक गुण समान हो गए या भिन्न भिन्न हो गए। अभी हम बात करेंगे अनुसंख्यक गुण कौन कौन से होते हैं, मतलब विलय मिलाने के बाद जो से गुण मिलने वाले वे कौन कौन से गुण हैं, उनके बारे में तो हम बात करेंगे, क्योंकि वही चैप्टर में हमें पढ़ना है। बट अभी ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये 20 ग्राम मिलाने के बाद और ये 20 ग्राम ये मिलाने के बाद इससे जो दो हमारे विलयन बनेंगे, क्या इन दोनों विलयन के अनुसंख्यक गुण सेम हो गए, समान हो गए? तो देखो आप, अनुसंख्यक गुण किस पे कौन निर्धारित करता है? विलय की मात्रा। विलय की मात्रा, यहाँ पे भी विलय 20 ग्राम है और यहाँ पे भी विलय कितना है? 20 ग्राम। जब दोनों ही में 20 ग्राम है तो मात्रा समान है, तो इनके अनुसंख्यक गुण, देखो मैं अब अनुसंख्यक गुण को CP लिखा करूँगा। CP
CP होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसे बोलते हैं? अनुसंख्या गुण को। तो इनके जो अनुसंख्या गुण होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी हमारी, बताओ क्या होगी? समान होगी ना, सेम होगी। रीज़न, अनुसंख्या गुण जो होते हैं ना वे विलय की मात्रा से निर्धारित होते हैं, विलय की प्रकृति से निर्धारित नहीं होते। देखो अनुसंख्या गुण से विलय का तो कोई मतलब होता नहीं, एक बात। दूसरी, विलय की प्रकृति से मतलब नहीं होता कि आप क्या मिला रहे हैं, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं। उसका मीनिंग कहीं से है? केवल विलय की मात्रा से होगा। और आपको मात्रा अगर सेम है तो अनुसंख्या गुण भी समान है, अगर मात्रा भिन्न भिन्न है तो अनुसंख्या गुण भी भिन्न भिन्न होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब देख लेते हैं, हमारे जो अनुसंख्या गुण होते हैं ना वो 4 होते हैं। क्या? सबसे पहला परासरण दाब, आप नोट करें मेरे साथ ही, नोट डाउन प्लीज। परासरण दाब, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पाई, इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? पाई से। दूसरा, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, वाष्प दाब में, अब हम इन्हें पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये पूरा चैप्टर है हमारा। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन, थर्ड इज क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और हमारा जो फोर्थ है वो क्या है हमारा? हिमांक में अवनमन। डेल्टा टी एफ से इसे दिखाते हैं, इसे डेल्टा टी बी से दिखाते हैं, इसे डेल्टा पी अपॉन पी नोट से दिखाते हैं, और उसे पाई से। अभी हम बात करेंगे, मैं आपको सिद्ध भी करके दिखाऊंगा कि ये चारों के चारों ही अनुसंख्या गुण कैसे हैं। ये भी हम मतलब इस लेवल तक भी हम समझेंगे, बट फिलहाल हमें क्या करना है, पहले तो हमें इनके एक पड़ोसी भाग है जिसे पढ़ना पड़ेगा। ये कौन है? वन ठाप गुणांक। इसके बिना कोई भी अनुसंख्या गुण कंप्लीट नहीं हो सकता। वो आपको समझ भी आएगा कि ऐसा क्यों है कि हमें अनुसंख्या गुण के लिए वन ठाप की क्या ज़रूरत है, ये वन ठाप है क्या, ठीक है ना। तो वो भी हम पढ़ेंगे। पहले आप ये बस अभी आपको दिमाग में रखना होगा कि ये 4 हमारे अनुसंख्या गुण है। बाद में आप ये भी पूछने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि 4 ही क्यों है और यही क्यों है, फिर मतलब ये भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। मैं इस लेवल तक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आप क्या करें, ये 4 आप नोट कर लें। ओके, तो हमारे 4 मुख्यतः अनुसंख्या गुण होते हैं। विलियन के ऐसे गुण जो विलय की मात्रा से निर्धारित होते हैं, विलय की मात्रा से प्रभावित होते हैं, मतलब विलय की मात्रा मेन फैक्टर है। उनके लिए भी कौन से गुण है हमारे? अनुसंख्या गुण। अब वन ठाप गुणांक, ये क्या है हमारा? वन हाफ गुणांक। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई। जहाँ भी स्मॉल आई की बात होगी, छोटे आई के बारे में बात होगी, वहाँ वन ठाप गुणांक के बारे में बात होगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बोर्ड का, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है विलियन के अंदर से जो बिना आई के आएगा। आई जरूर होगा, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट भाग है, ये शामिल करना ही पड़ेगा आपको। ये कैसे शामिल करोगे मैं बताऊंगा आपको कि आप इसे कैसे शामिल करोगे, बट अब अभी आपको समझना है कि वन ठाप गुणांक क्या है। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, वन ठाप एक साइंटिस्ट का नाम है। वन ठाप क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। वन ठाप को नॉलेज के लिए बात है तो आपके लिए, वन ठाप को केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला नोबेल प्राइज़ मिला है। नोबेल प्राइज़ जो केमिस्ट्री के अंदर मिलते हैं 1900 में, सबसे पहला नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के अंदर पहला जो मिला था वो 1900 में ही मिला था। और पहला ही नोबेल प्राइज़ वन ठाप को मिला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के लिए मिला था वैसे उन्हें, बट इनका योगदान कार्बनिक रसायन में भी है। मतलब इन्होंने जो खोज की है वो कार्बनिक रसायन में भी की है। और ये हमारी भौतिक रसायन जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं, विलियन जो चैप्टर है हमारा भौतिक रसायन के अंदर है, तो ये मतलब इन्हें यहाँ पे भी इनका योगदान है कि इस चैप्टर में भी इन्होंने अपने कितनी बात बताई है। योगदान मतलब इन्होंने इस चैप्टर के अंदर या किसी इस टॉपिक के प्रति भी अपनी बातें रखी है। तो इनकी जो बातें हैं ना, जब ठीक होती है किसी की बातें तो उन्हें फिर प्राइज़ भी, अवार्ड भी मिलते हैं। ओके, तो वन ठाप को पहला नोबेल प्राइज़ मिला है। वन ठाप ने एक गुणांक दिया है। गुणांक मतलब उसकी गुणा करना जरूरी है। अगर आप इसे गुणा नहीं करोगे, शामिल, गुणा करने का मतलब शामिल करना, अगर आप इसे शामिल नहीं करोगे तो हमारे अनुसंख्या गुण गलत हो जाएगी। वो अभी हम समझेंगे कैसे। आप लिखो, इसमें अभी थोड़ा सा लिखो आप। जब हमें अनुसंख्या गुण ज्ञात करने होते हैं, मतलब अंकित के रूप में ज्ञात करने होते हैं, तो वन ठाप गुणांक आवश्यक होता है।
या ये समझो आप अणुसंख्या गुण निकालने के लिए वन हाफ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, इसके बिना अणुसंख्या गुण सब अधूरे हैं। कैसे? अब ये कैसे बना? वन हाफ से जो लॉजिकल है उससे इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है। टॉपिक देखना अब क्या है, टॉपिक क्या है वो समझते हैं अभी। देखो अणुसंख्या गुण कौन से हैं ये बताओ पहले आप। जो विलय की मात्रा से प्रभावित होते हैं, जो विलय की मात्रा से प्रभावित हो जाते हैं, ऐसे गुण क्या होते हैं हमारे अणुसंख्या गुण। अब अणुसंख्या गुण के लिए वन हाफ बना है। अब बना कैसे है वो देखो, अब समझ में आएगा। जो हमारा विलय पदार्थ होता है, विलय पदार्थ ये दो प्रकार का हो सकता है। ये कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। एक तो कौन सा? वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, और दूसरा वैद्युत अनपघट्य। बताता हूँ आपको ये क्या चीज़ है। अभी आप भूल जाओ केमिस्ट्री के अंदर हो, आपको समझ आ जाएगा। एक चीज़ होती है टूटना, वियोजन। जैसे हमारी ये चौंक है, अब मैं इसे पानी के अंदर डाल दूँ और अगर ये टूटनी स्टार्ट हो जाए, टूटने का मतलब इसके जो पार्टिकल है, कण है जो इसके, वो सारे अलग अलग हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं वियोजन होना स्टार्ट हो गया। क्या होना स्टार्ट हुआ? वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना। ऐसा यौगिक जो वियोजित हो जाते हैं, ऐसे यौगिक जो वियोजित हो जाते हैं। अभी मैं खुद सिखाऊंगा आपको कि वियोजित कौन होगा कौन नहीं, ये अब हमारा बाद का टॉपिक होगा। पहले आप समझ ले बस मेरी बातों को। ये चौक है हमारी, ये उसके अंदर जाके टूट गई हमारी, ये इसके जो कण है वो अलग अलग हो गए। अगर कण अलग हो जाते हैं तो ऐसे यौगिक को हम क्या नाम दे देते हैं? विद्युत अपघट्य। ये नाम भी देखने में लगता है कि ये पता नहीं क्या हार्ड नाम सा है। हर वो चीज़ जो आयन में टूट जाती है, आयन में टूट जाती है, वो क्या होती है? हमारी विद्युत अपघट्य होती है। हमारे यहाँ आयन में टूटते हैं, अब बात करेंगे इनके बारे में भी। टूटने से संबंधित होगा किसका? विद्युत अपघट्य। किसी के पीछे अन लग जाने का क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग विपरीत हो गया, यानी कि ऐसे यौगिक जो टूट नहीं सकते, यानी कि जो आयन को उत्पन्न नहीं कर सकते, वो क्या? हमारे वैद्युत अनपघट्य। ठीक है ना? अभी इनके बारे में बात करेंगे। जैसे आप NaCl को पढ़ के आ रहे होंगे। NaCl जो है ना वो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाता है ना। जैसे आप इसे जल में मिलाओगे या किसी अन्य विलायक के अंदर मिलाओगे तो ये क्या होता है? Na पॉजिटिव, और वैसे उस विलायक पर डिपेंड करता है कि वो टूटेगा नहीं टूटेगा। मोस्टली Na जो है ना वाटर के अंदर डालो, वाटर तो ध्रुव रखता है, वो तो तोड़ देता है मोस्टली सभी आयनिक यौगिकों को। अब Na अलग होगा और Cl हमारा अलग हो गया। जब ये दोनों अलग हो गए हैं तो ये टूट गए। अगर ये टूट गए तो हमारा क्या है? विद्युत अपघट्य। और जो नहीं टूट सकते, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज C6H12O6, यूरिया हुआ हमारा। बहुत सारे यौगिक है, अब इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूरिया को आपने डाला तो यूरिया जो होता है ना, वो कार्बनिक यौगिक होता है और वो जल के अंदर जाके टूटता नहीं। जब वो टूटने का नहीं मापे तो हम क्या बोल लेंगे? ये आयन नहीं होते इसके अंदर आयन ही नहीं है यूरिया के अंदर। ये क्या हमारा? NH2CO, कार्बोनिल डाइएमाइड, NH2CO। अब इसके अंदर आयन नहीं है तो टूटने का नहीं। जब ये टूटने का नहीं, हमने इसे क्या नाम दे दिया? वैद्युत अनपघट्य। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मेन टॉपिक क्या है हमारा? ये विलय जो है ना, ये दो प्रकार का है, या तो ये टूटेगा या ये नहीं टूटने का। ठीक है ना? अब वन हाफ ने ऐसा क्या देख लिया कि उसने एक गुणांक की जरूरत दी, मतलब जरूरत पड़ी उन्हें कि उन्हें वन हाफ गुणांक की जरूरत है कि हम इसे शामिल करेंगे। अब आप सपोज करो कि आपने 20 ग्राम NaCl लिया, 20 ग्राम NaCl लिया। आप विलयन के किसी गुण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आप विलयन के किसी एक विशेष गुण के बारे में अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं पता लगाऊं कि इस विलयन का क्वथनांक कितना होगा। और आपने उसमें क्या कर रहे थे? विलय मिला रहे थे NaCl, और मिलाने के बाद आप देख रहे थे उसका क्वथनांक घटता है या बढ़ता है। ठीक है ना? ये हम बात करेंगे, घटता है बढ़ता है अलग से बात करेंगे। तो जैसे आपने 20 ग्राम NaCl आपने क्या कर दिया? मिक्स किया, और आप अनुमानित कर रहे थे कि इसका क्वथनांक कितना होगा। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें आप सपोज करो आपने 20 ग्राम NaCl डिजोल्व कर दिया, 20 ग्राम NaCl मिला दिया। अब सपोज करो उसका क्वथनांक जो है या तो 110 हो जाएगा या 90 हो जाएगा, वैसा बढ़ जाता है। तो 110 हो गया सपोज करो। अब आपने क्या किया? आपने 20 ग्राम में सपोज किया कि जैसे मैं 10 ग्राम डालता हूँ, बस हम ऐसे ही मान रहे हैं, जैसे मैं 10 ग्राम डालता हूँ NaCl
तो इसका 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कितना हो जाएगा? जल के अंदर मिलाया था तो 110 डिग्री हो गया वाटर का, क्वथनांक जल का। अब मैं 20 ग्राम मिलाता हूँ तो आप क्या अनुमान लगाओगे? 120 हो जाएगा, क्योंकि हम मान रहे हैं यही बात। अब मैं 30 ग्राम में NaCl कर देता हूँ तो उसका 130 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब ऐसा मान रहे हैं। अब हुआ क्या, आपने 20 ग्राम मिलाया तो कितना होना चाहिए था? 120, बट हो गया वो 140। अंदर कुछ ना कुछ हुआ ना। अब अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, उसे कौन ठीक करेगा? वन ठाप ने क्या बताया? हम एक गुणांक शामिल करेंगे कि वो इसे ठीक कर देगा। अब ये हुई क्या गड़बड़, वही क्या है हमारा, वही हम वन ठाप है, वन ठाप गुणांक वही समझना है, ठीक है ना। तो उसे समझते हैं हम। देखो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी, फिर वन ठाप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमारे पास में H2SO4 है। अभी आप समझे से बहुत आसानी से समझ जाओगे। अब जल को मैं H2SO4 को मैं तोड़ देता हूँ, ये कैसे टूटेगा? H+ आयन देगा। अम्ल तो H+ आयन देते हैं ना, 2H+ आयन और SO4-2, ये हमारे इसने 2 आयन्स क्रिएट किए। अब एक बात बताओ, हमने कितना H2SO4 मिलाया था? 1 मोल, ठीक है। मोल हम कब बोल रहे, जो इसके पीछे की इकाई है उसे हम 1 मोल बोल रहे हैं। यहाँ पे कितने मोल है H के? H+ आयन के कितने मोल है? 2 मोल। SO4 के कितने मोल है? 1 मोल। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होगा, ठीक है। H2SO4 का 1 मोल हमने मिलाया था, अंदर जाके कितने मोल होंगे? 3 मोल। हम जो किसी एक गुण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हम कितने मान के अनुसार अध्ययन कर रहे थे? 1 मोल के अनुसार। अंदर जाके वो कितना मोल हो चुका? 3 मोल। अब आप तो सोच रहे थे 1 मोल के अनुसार मैं वैल्यू रखे मान निकाल लूँ, अंदर जाके कितने मोल हो गए? 3 मोल। तो क्या वही मान आएगा? नहीं आने का ना, तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम को कब होती है? जब हमारा यौगिक अंदर जाके तो टूट जाता हो, टूटेगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी। हमने 2 मिलाए हो और अंदर जाके वो 1 हो गया हो, यानी कि वो जुड़ गया हो, संयोजन। ये क्या बताया मैंने आपको? संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना। और एक तीसरा केस होता है, हमने जो डाला वो ऐसा कैसा ही है, ये शब्द बढ़िया है। ये बढ़िया क्यों है? ना तो एक टूटा और नहीं जुड़ा, तो इससे आई को भी शामिल, मतलब वन ठाप की भी शामिल नहीं होगी इसकी रिक्वायरमेंट। इसके रिगार्डिंग में हमें वन ठाप की भी ज़रूरत भी नहीं होगी। अब ये हम समझेंगे। देखो कैसे, एक साम्यावस्था एक चैप्टर होता है 11th क्लास के अंदर, वहाँ पे एक डेरिवेशन होता है M थियोरेटिकल। मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेल लिखा है और M प्रयोग लिखा है, प्रयोग। अभी बता देता हूँ मैं ये क्या है, आप इसे नोट कर लेना एक बार मेरे साथ साथ। n-1 इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू आई। अगर आप साम्यावस्था का चैप्टर पढ़ गए हैं तो आप ये समझ गए होंगे। अगर आप नहीं पढ़ कर आए हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा M सैद्धांतिक, M प्रयोगात्मक, सै का मतलब सैद्धांतिक, प्रयोग मतलब प्रयोगात्मक, 1n अल्फा आई, ये इसमें वर्ड्स हैं हमारे कुछ। ये वर्ड्स पहले ये समझने होंगे, वन ठाप अपने आप समझ आ जाएगा। ये हमारा सैद्धांतिक भार, M क्या है? मास। मास मतलब भार। ये क्या है? हमारा सैद्धांतिक भार। और ये क्या है? हमारा प्रयोगात्मक भार। पहले ये भी समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। भार तो भार है, अब ये सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक क्या है? ये हमारी चौक है। इस चौक का भार सपोज करते हैं 20 ग्राम है, मैंने इसे पानी में डाल दिया। सपोज करो इसका भार, हमने जो भार इसका वजन तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मशीन पर रखो, मशीन अपने आप बता देगी 10 ग्राम की, 20 ग्राम की, कितना है। जो मान हमें पता होता है किसी भी चीज़ के बारे में कि ये भाई साहब इतने ग्राम का है, तो उसका मान क्या है? सैद्धांतिक मान होता है, थियोरेटिकल मास। थियोरेटिकल मतलब जो थ्योरी की सहायता से हम पता लगा लेते हैं, मतलब डायरेक्ट पता लगा लेते हैं, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता नहीं है। बट अंदर जानने के बाद, विलियन में मिलने के बाद, किसी भी लायक में मिलाने के बाद जब ये विलियन तैयार करेगा तो इसके मान में अगर कुछ गड़बड़ हुई, मैंने बताया ना 3 केस है, या तो ये घटेगा या बढ़ेगा या इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। अंदर जाने के बाद जो इसका भार रहेगा वो इसका क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक मान। मतलब प्रयोग कर दिया आपने, उसके बाद जो इसका मान रहा वो क्या होगा? इसका प्रयोगात्मक मान। ठीक है। अब ये प्रयोगात्मक मान जो है ना, ये कैसे पता लगता है?
ये भी हम बात करेंगे। अभी आप समझ गए कि सैद्धांतिक किस चीज़ को, अभी आपको ये नहीं समझना कि बस ये टर्म समझ लो आप, अभी सैद्धांतिक भार किसे बोलते हैं, प्रयोगात्मक भार किसे बोलते हैं, ये समझो, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपके पास में इतनी सारी चीनी है हमारे पास में, मैंने उसे डाल दिया, अब वो फैल जाएगी ना, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स हो गए उसके, ठीक है। जो उसका भार था, क्या उसका भार अंदर भी वही है? क्या उसका जो भार था, क्या वो भार अंदर है? जो भार है वो क्या उसका है? वो क्या है? सैद्धांतिक भार। अब जो अंदर जाने के बाद उसका भार है वो क्या है? उसका प्रयोगात्मक भार। अब आप खुद समझ के देखो, अगर कोई चीज़ टूटती है ना तो उसका भार क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने का मतलब उसका भार जो है ना अलग हो जाता है उनसे, तो उसके भार में कमी आती है। जब भार में कमी आएगी तो हम क्या बोलेंगे? प्रयोगात्मक मान कम हो गया। बट ये कम कैसे होगा वो हम समझ लेंगे, वो हमारा टॉपिक ही ऐसा रहा, सारा यही टॉपिक है हमारा। तो सैद्धांतिक भार और प्रयोगात्मक भार आप समझ गए होंगे। अब क्या है हमारा? एन क्या है हमारा, ये समझ लेते हैं। एक मोल से प्राप्त मोलों की संख्या, एक मोल से प्राप्त मोलों की संख्या। H2SO4 का कितना मोल लिया था हमने? 1 मोल। इस समय कितने मोल प्राप्त हुए? 2 इसके और 1 इसके, कितने मोल? 3 मोल। तो N की मान कितना होगा? 3। जैसे मैं बोल लूँ आपको NaCl, ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया है। बताओ, 1 1 1, हमने 1 मोल से कितने मोल प्राप्त करे हैं? 1 और 1 कितने? 2 मोल। तो N का मान कितना होगा? 2। N किसे बोलेंगे हम? 1 मोल से प्राप्त होने वाले मोलों की संख्या। अब ये कोई हार्ड बात नहीं है, तो आप कर लोगे। अल्फा क्या है? वियोजन होने की दर। एन क्या है हमारा? अल्फा, सॉरी क्या है हमारा? अल्फा, वियोजन होने की दर। अब मैं जनरली अगर वर्ड यूज़ करूँ तो टूटने की दर, टूटने की दर। अब जैसे एज्यूम करो, मान लो बस ये H2SO4 है हमारा, मैंने इसे जल के अंदर मिलाया और ये 100% टूट गया। ये क्या हुआ? 100% टूट गया। टूट रही किस, कौन बताएगा हमें? अल्फा। जैसे आपको पता है कि NaCl को आप मिलाओ, NaCl को मिलाते हुए एकदम टूट जाएगा, अंदर जाके आयन क्रिएट कर देगा, आयन बना देगा। जो टूट जाता है और वो कितना प्रतिशत टूटता है वो हमें कौन बताता है? अल्फा। अल्फा हमेशा ही बताएगा कि उसकी वियोजित होने की दर कितनी है, वो कितना वियोजित हुआ है। ये वैसे क्वेश्चन में मिलता है हमें इसके बारे में पता लगाना कि H2SO4 की वियोजन दर क्या होती है, किसी को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप समझ आ जाएगा। बस आपको ये बात याद रखनी है, M सैद्धांतिक क्या है, M प्रयोगात्मक क्या है, N क्या है, अल्फा क्या है, I तो 1/2 है हमारा। अब ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे ये क्या है हमारी। ठीक है, अभी और बात करते हैं, चलो और देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या? जैसे हमारे पास में परबल H2SO4 एक परबल अम्ल होता है। परबल अम्ल उसे बोलते हैं जो अधिक मात्रा में H+ आयन देता है। भाई अम्ल है ना, तो टूटेगा जरूर। जब टूटेगा तो ये क्या बना हमारा? वैद्युत अपघट है। ये क्या बना हमारा? वैद्युत अपघट है। N की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए? 3 होगी। अगर ये H2SO4 सपोज करो इसका अल्फा है 0%, सपोज करते हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये है कि ये टूटता ही नहीं। अगर किसी का अल्फा क्या है? 0, यानी कि उसकी वियोजन होने की दर क्या है? हमारी 0 है। H2SO4 के लिए ऐसा कभी नहीं हो सकता। H2SO4 परबल अम्ल है और बहुत जल्दी टूट जाता है। जब बहुत जल्दी टूट जाता है तो इसका अल्फा 0 कैसे हो सकता है? बट हम तो मान रहे हैं ना, अगर किसी का अल्फा = 0 है तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि इसकी वियोजित होने की दर बहुत ही कम है। बहुत ही कम मतलब है ही नहीं, बिल्कुल भी। 0 तो यही हुआ, है ही नहीं, मतलब ये टूट ही नहीं सकता। जब ये टूट नहीं सकता तो ये हमारा क्या है? वैद्युत अनपघट है। वैद्युत अनपघट है। 1/2 तो अपने आप समझ में आ जाएगा, छोटी छोटी बात आप समझ लो। अगर किसी का अल्फा सपोज करो कितना है? 1% है। फिर एक और केस लेते हैं जब किसी का अल्फा कितना है? 20% है। और केस लेते हैं जब किसी का अल्फा कितना है? 70% है। सपोज करते हैं 5th केस में अल्फा किसी का 99% है। और ये 6th वाला किसी का अल्फा कितना है हमारा? किसी का अल्फा अगर हमारा 100% है तो ये क्या है हमारा? देखो,
अगर किसी का अल्फा 0 है, वियोजन होने की दर, टूटने की दर क्या है 0, अगर वो तो यानी कि इसका मतलब टूटता ही नहीं। जब वो टूटता नहीं तो मैंने अभी बताया था जो टूट नहीं सकता वो क्या होते हैं, वैद्युत अनपघटे। अब किसी का अल्फा 20% है, 20% होने का मीनिंग है कि टूटा है तो, पर सारा नहीं टूटता, उसका 80% भाग तो ऐसा कैसे ही पड़ा रहता है वहीं पे, और उसका 20% टूट जाता है। 70% का मतलब अधिकांश भाग टूट जाता है, कुछ भाग बचा रह जाता है। ये लगभग से ही पूरा टूट गया, और ये तो 100 के 100% टूट गया। जो 100 के 100% टूट जाता है वो हमारा क्या होता है, परबल विद्युत अपघट्य। स्टूडेंट्स एक बात बताओ आप मुझे, देखो अगर किसी की अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी, तो कुछ ना कुछ तो टूट गया ही, 1% है तो टूटा ना। तो ये सारे के सारे अपघट्य तो है, ये सारे के सारे वैद्युत अपघट्य तो है। क्यों? क्योंकि ये टूटते तो है, वैद्युत अपघट्य। बट वैद्युत अपघट्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल। प्रबल किसे बोलोगे आप, जो टूटता ही नहीं बिल्कुल भी। जैसा किसी कोई चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, अब वो अगर प्रबल होगा भी, वो बोलने का नहीं बिल्कुल भी, मतलब पुलिस उसे 3rd डिग्री टॉर्चर भी दे देगी भी तो भी बोलने का वो कैसा है, बिल्कुल प्रबल है ना, मजबूत है एकदम। तो प्रबल कौन से होते हैं, जो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रबल विद्युत कौन से, जो 100% डिसोसिएट होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे क्या होते हैं पूरे 100% टूट जाते हैं, वो क्या हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य। अगर कोई 1% टूटता है तो उसकी टूटने की दर बहुत ही कम है, तो ये दुर्बल वाला है। ये 70% टूटता है। अब ये आपको कन्फ्यूजन होगा कि प्रबल की रेंज कहाँ तक होगी, कि प्रबल विद्युत अपघट्य हम कब तक बोलते रहेंगे कि ये हमारा प्रबल है। आप ये बताओ, चलो देखो, आप मतलब दिमाग में एज्यूम करो कि अगर किसी का वियोजन दर 99% है तो ये प्रबल होगा या दुर्बल। अब आपको लग रहा होगा ये प्रबल होगा, नहीं, ये दुर्बल है। प्रबल विद्युत अपघट्य हम किसा केवल बोल सकते हैं जिसका अल्फा कितना हो हमारा, जिसका अल्फा हमारा कितना होगा 100%, जिसका अल्फा हमारा 100% होगा वही प्रबल अपघट्य है। अगर किसी को 99 है भी तो ये दुर्बल की कैटेगरी में आता है। बट हम की बोल सकते हैं प्रबल के बहुत पास है। अब ये भाई साहब देखो, अल्फा बराबर 1% ही है, किसी यौगिक का अल्फा बराबर 1% है, तो ये तो बिल्कुल ही कम टूटता है। तो ये क्या हमारा, ये तो 100% ही दुर्बल है। ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, ये भी दुर्बल है, पर हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रबल की तरफ है थोड़ा, मतलब प्रबल की तरफ जाने की कोशिश कर रही रहेगी, फिर भी दुर्बल ही। तो किसी चीज़ को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कब बोलेंगे, जब उसका अल्फा कितना होगा 100%। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, कि अल्फा का क्या रोल है, अल्फा का हम क्या फ़ायदा उठाएंगे। आप पहले थोड़ा समझिए, बेसिक चीज़ें बता रहा मैं आपको, वन ठाप तो अपने आप ही पता लग जाएगा। अब सबसे पहला हम केस पढ़ते हैं, केस फर्स्ट। जब हमें वन ठाप गुणांक निकालना हो, जब हमें वन ठाप गुणांक निकालना हो तो उसमें केस फर्स्ट क्या हमारा, जब विलय पदार्थ हमारा क्या हो, जब विलय पदार्थ हमारा वैद्युत अनपघट्य हो, वैद्युत अनपघट्य हो। अगर कोई यौगिक हमारा वैद्युत अनपघट्य है, बताओ, अगर कोई यौगिक हमारा वैद्युत अनपघट्य है तो इसका अल्फा कितना होगा, इसका अल्फा क्या होगा 0%, इसका अल्फा क्या होगा 0%, मतलब ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। अल्फा 0% भी हटा दो तो मैं 0 होगा, ये टूटता ही नहीं हमारा, तभी तो हम क्या बोलते हैं उसे वैद्युत अनपघट्य। और I = होता है 1 + n-1 × अल्फा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो ये साम्यावस्था में आता है। अब देखो, अगर वैद्युत अनपघट्य के लिए अल्फा का मान 0 है तो आप अल्फा का मान यहाँ पे 0 रखो। जैसे आप अल्फा मान 0 रखोगे, एन की ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी के भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आई का मान क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ हमारा, जितने भी हमारे विद्युत अनपघट्य पदार्थ होते हैं उन सभी के लिए आई का मान कितना रखेंगे हम 1। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन विद्युत अनपघट्य है, यही मेन टॉपिक है हमारा। यही पहचानना कि आपको जैसे न्यूमेरिकल मिलेगा, अंकिक प्रश्न मिलेगा, उसमें आपको जो विलय पदार्थ मिलेगा वो पहचानना कि ये विद्युत अपघट्य है, विद्युत अनपघट्य है, प्रबल है, दुर्बल है, सारी चीज़ पहचाननी। अब मैं बताता हूँ कैसे पहचानोगे आप। सबसे पहला, अगर वो यौगिक एक कार्बनिक यौगिक है, क्या हमारा वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक।
जो सेकंड बुक के यौगिक होते हैं, वैसे तुम्हें जैसे आगे बढ़ोगे ना तो आपको पहचान हो जाएगी कि कौन सा कार्बनिक है और कैसा कौन अकार्बनिक है। मेनली इसमें कौन है हमारा, यूरिया। यूरिया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है। किसने बनाया था बताओ, अगर किसी बच्चे को याद हो। फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया को बनाया था। यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ हमारा, ग्लूकोज, सुक्रोज हुआ हमारा। जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना जैव अणु, तो उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज हुआ हमारा। मैं मेनली आपको बता देता हूँ यूरिया और ग्लूकोज के बारे में सारे क्वेश्चन किसके बारे में, 99% क्वेश्चन यूरिया और ग्लूकोज के हैं हमारे। 99% 1/2 गुणांक के क्वेश्चन किसके हैं, यूरिया और ग्लूकोज के हैं। तो अगर आप 1/2 गुणांक को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हो तो मेरी एक बात जरूर याद रखें, यूरिया और ग्लूकोज हमारे वैद्युत अनपघटे है। और वैद्युत अनपघटे है तो इनका आई का मान कितना रखोगे आप, आई का मान कितना रखोगे 1। आई का मान क्या रखने वाले आप, 1 रखने वाले। आपको इनके बारे में ये बस इतनी बात याद रखनी है। सभी कार्बनिक यौगिक वैद्युत अनपघटे के रूप में कार्य करते हैं, बस एक ही बात याद रखनी है आपको। तो कार्बनिक यौगिक में मेनली हमारे 99% केस में यूरिया और ग्लूकोज मिल जाता है, तो हमारी टेंशन ही खत्म हुई। जो एक आधा होगा वो सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको वैद्युत अनपघटे की में पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारा वैद्युत अनपघटे का केस है। जहाँ भी आपको वैद्युत अनपघटे का केस मिलेगा तो आप क्या कर दो, एकदम आई की वैल्यू कितनी चिपका दो, ले भाई इसकी तो 1 है, लगाओ एकदम फॉर्मूले में एकदम चिपकानी है आपको। आगे देखते हैं हम क्या। देखो अभी हमने देखा था कि m सैद्धांतिक अपॉन m प्रयोगात्मक बराबर कितना था हमारा I के। ये कहाँ से लिया मैंने, वो जो फॉर्मूला था 1 + 1 + n - 1 × अल्फा, उसके बराबर में I लिखा हुआ था ना। अब मैं उनमें से 2 इक्वल ले लिए। अगर किसी के लिए I का मान कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। अब ये कब आ सकता है, जब वो यौगिक हमारा क्या हो, वैद्युत अनपघटे। अब m सैद्धांतिक बराबर होगा m प्रयोगात्मक के। अब ये कैसे हो सकता है, जब I का मान कितना हो हमारा 1, तब मैं इसे धर लिया मैं उठा के। तो एक बार तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, मतलब एक बार क्या मतलब ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि m सैद्धांतिक मतलब सैद्धांतिक भार प्रयोगात्मक भार के बराबर कब रहता है, जब यौगिक क्या हो हमारा, जब यौगिक हमारा क्या हो, प्रबल हो, विद्युत अनपघटे। अब सपोज करो मैं आपको ये दे दूँ यूरिया, NaCl, MgCl2, AlCl3, ये 4 है आपके पास में। मैं बोलूँ कि इनके लिए किसका सैद्धांतिक भार उसके प्रयोगात्मक भार के बराबर होगा, तो आपको एक बात पता लग गई, ये कब हो सके, जब I की वैल्यू 1 हो। और I की वैल्यू कब 1 हो सके, जब यौगिक हमारा विद्युत अनपघटे हो। और विद्युत अनपघटे यौगिक कौन से होते हैं, जो कार्बनिक होती है। और कार्बनिक हमारा एक है इनमें से, केवल यूरिया। इनमें कोई से में कार्बन तो नहीं है ना, जब इनमें कार्बन नहीं है तो कार्बनिक भी नहीं है, और कार्बनिक नहीं है तो वैसे ये डेफिनेशन नहीं होती कार्बनिक की कि कार्बन होना आवश्यक है। ये मतलब कार्बन जरूरी होता है उनमें, पर ये जरूरी नहीं है कि हर कार्बन वाला कंपाउंड कार्बनिक होता है। अब इसके बारे में मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। तो यूरिया हमारा ऐसा है जिसका सैद्धांतिक भार उसके प्रयोगात्मक भार के बराबर होगा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं स्टूडेंट्स, कर लोगे ना आप, यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या आगे क्या है हमारा। केस सेकंड, केस जब यौगिक क्या हो हमारा, जब यौगिक नहीं, जब विलय पदार्थ, विलय के बारे में ही तो है 1/2 सब कुछ। आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा जब पूरा पढ़ लोगे ना, आप बताओगे कि विलय पदार्थ के लिए क्यों था ये। जब विलय पदार्थ वैद्युत अपघटे हो, वैद्युत अपघटे हो। अगर कोई वैद्युत अपघटे है तो टूटेगा, तो इसका अल्फा 0 के बराबर नहीं हो सकता कभी भी। यानी कि इसके अल्फा की मान 1 से लेकर 0 पॉइंट से लेकर कहीं ना कहीं 100% तक कुछ भी जा सके हमारी, ठीक है। इसके 0 के इक्वल नहीं हो सकती कभी भी, तभी हम उसे विद्युत अपघटे बोलते हैं। किसी चीज़ को विद्युत अपघटे तब बोलते हैं जब वो टूटता है। टूटता मतलब अल्फा से पता लगा लो, अगर उसका अल्फा 0 के इक्वल नहीं है तो पक्का विद्युत अपघटे है। अब देखो
इसमें दो केस है हमारे वैद्युत अपघटय के अंदर। मैंने अभी बताया था, ये तो हमारा प्रबल भी हो सकता है, प्रबल वैद्युत अपघटय भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, दुर्बल भी। ये सबसे बढ़िया है। कैसे? अगर कोई प्रबल है तो इसका क्या मीनिंग है, उसका अल्फा कितना होगा, 100%। उसका अल्फा कितना होगा, 100%। हमें पता है I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अगर किसी का अल्फा कितना है, अगर किसी का अल्फा 100% है तो प्रबल विद्युत अपघटय है। 100% रखो आप यहाँ पे, I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1, 100/100। ये कट के कितना आएगा, 1। 100% को कैसे खोलोगे, 100/100। ये कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा तो भीतर मल्टीप्लाई करो, n1, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस n माइनस 1, यही तो बच जाएगा ना, 1 से 1 कट जाएगा। तो I किसके इक्वल बचा, I इक्वल बचा किसके, n के। I किसके इक्वल बचा, n के। अब n का मान तो आपको पता लग जाता है कि 1 मोल से कितने मोल प्राप्त हुए। जैसे मैं आपको सपोज करो MgCl2 दे दूँ। अब देखियो आप ध्यान से, MgCl2 कैसे टूटता है, Mg अलग हो जाएगा और 2 Cl अलग हो जाएंगे। MgCl के 1 मोल से कितने मोल प्राप्त हुए बताओ, MgCl2 के 1 मोल से कितने मोल प्राप्त हुए, एक तो Mg का और 2 Cl के, 3 मोल प्राप्त हुए ना। और 3 मोल प्राप्त हुए हैं तो इसका I भी कितना होगा, 3 होगा। बट उसके लिए से इसका अल्फा कितना होना चाहिए, 100%। हम I बराबर n कब रखेंगे, I बराबर मैं n तभी रख सकूँ जब अल्फा कितना हो मेरा, 100 हो। अल्फा कितना हो मेरा, 100% हो। 100% रखने के बाद 1 आ जाएगा, 1 कटते ही n आ जाएगा। और 100 कब हो सकता है, जब हमारा प्रबल हो। तो क्वेश्चन में देखो कैसे पता लगता है हमें। अब क्वेश्चन में वो आपको नाम देगा, आप नाम वगैरह फॉर्मूला कुछ भी देगा। जैसे उसने MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड आपको दिया, आप इस नाम को देखते ही अब आपको ये नहीं पता लगने का, ये इतना तो पता लग जाएगा कि ये वैद्युत अनअपघटय तो है नहीं, वो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो तो। अब आपको ये लगेगा ये तो ये प्रबल है या ये दुर्बल है। प्रबल की पहचान आपको कैसे कराओगे, क्वेश्चन में बताता हूँ। या तो वहाँ पे लिखा मिलेगा यह एक प्रबल विद्युत अपघटय है, यह एक प्रबल विद्युत अपघटय है। प्रबल कब बोल सकते हैं हम, जब उसका अल्फा कितना हो, 100%, तभी प्रबल बोल सकते हैं, ठीक है ना। 100% है तो तभी उसे प्रबल बोल लेंगे। तो 100% है तो n का मान पता लगा लो, I पता लग जाएगा। तो ये तो देखते ही पता लगा लोगे आप। बट एक और बात बोलता है प्रबल के लिए, एक और ऑप्शन भी होता है, वो ये लिख देता है यह पूर्ण रूप से वियोजित हुआ है। यह पूर्ण रूप से, जैसे वो क्वेश्चन पूरा करेगा ना, जैसे 10 ग्राम ये मिलाया फलाना ढिंकाना कंप्लीट, उसके बाद में लिख देगा विलय पदार्थ पूर्ण रूप से वियोजित हुआ है। अगर कोई पूर्ण रूप से वियोजित हुआ है तो 100% हुआ, 100% हुआ तो तब भी I बराबर है नहीं रखना आपको। यानी कि 2 हिंट है, या तो प्रबल बोल देगा खुद ही, या बोल देगा पूर्णतः वियोजित हुआ है, तो आपको प्रबल की पहचान हो जाएगी। अब किसकी पहचान करनी है आपको, दुर्बल की। कैसे पहचान करें दुर्बल की, दुर्बल वाले के न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा आपको पहचान में वैसे भी आ जाएंगे। बट आपको बता देता हूँ, इस केस में, दुर्बल वाले केस में, दुर्बल होने के लिए 1 से लेकर 199% दुर्बल ही है सारे। तो ऐसे केस में वो अल्फा का मान देना पड़ेगा उसे, क्योंकि दुर्बल तो बीच में कहीं भी हो जाए। तो ये वाला तो पहचानना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये तो खुद ही देता है। वो अल्फा का मान कितना देगा, 10%, 20%, 30%, 40%, तो भी आप इसे पहचान लोगे। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन होते हैं। वैसे आपको एग्जाम्पल नहीं भी याद रखोगे भी तो भी काम चल जाएगा, बट आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए नॉलेज के लिए। जितने भी प्रबल अम्ल है हमारे, जितने भी प्रबल अम्ल है वो हमारे, वो प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। प्रबल अम्ल किसे बोलते हैं, जो पूर्ण रूप से HI वियोजित होने के बाद H+ आयन देते हैं और अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। अधिक में कौन देगा, अब अधिक मात्रा में H+ आयन कौन दे सकता है, जो अधिक वियोजित हुआ हो। अधिक वियोजित हुआ तो प्रबल है पक्का। प्रबल अम्ल, प्रबल अक्षार, प्रबल अक्षार, प्रबल क्षार बोलते हैं आप इन्हें, और सभी लवण, सभी लवण। लवण के बारे में मैंने वहाँ पे बता रखा है आपको, जहाँ पे मैंने नॉर्मलता पढ़ाई है। लवण की पहचान कैसे करते हैं, क्षार की, अम्ल की, तो आपको एक बार विलियन के अंदर नॉर्मलता वाला जो हमारा लेक्चर है ना, उसे देख सकते हो, ताकि आपको पहचान हो जाए। अब जितने भी दुर्बल है, जैसा हमारा दुर्बल अम्ल हुआ, वो दुर्बल विद्युत अपघटय है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट दुर्बल अक्षार हुए, ये सारे हमारे क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघटय। बट आपको तो वहाँ पे नाम मिलेगा ना भाई। मैं आपको बता देता हूँ, H2SO4 मेरा प्रबल अम्ल है। अब आपको ये पता है NaOH हमारा प्रबल अक्षार है, ये बात आपको पता है, कोई फ़ायदा ही नहीं आपको। अगर ये दुर्बल भी होगा तो इसके लिए अल्फा देगा,
तो ये दुर्बल पता लग जाएगा। अगर ये प्रबल है तो वो लिख के देगा ये प्रबल विद्युत अपघटन है, ये बोलेगा कि ये पूर्णतः वियोजित हो जाता है। तो याद रखने का आपको कोई फायदा नहीं है कि ये प्रबल है दुर्बल है, बस आपको याद रखना कि प्रबल अपघटन की कैटेगरी ये होती है और दुर्बल विद्युत अपघटन की कैटेगरी ये वाली होती है। तो हमने 2 केस अभी तक पढ़ लिए हैं। लेक्चर नंबर 2 तक बस हम ये 2 केस ही पढ़ेंगे। क्या कि हम जो हमारे विलेय पदार्थ होता है अगर वो वैद्युत अपघटन हो तो आई का मान हम कितना लेंगे 1। वो आपको पता लग गया, वहाँ फर्क 0 हो गया तो आई बराबर कितना आया 1। अगर हमारा विद्युत अपघटन है तो वो प्रबल भी हो सकता है दुर्बल भी हो सकता है। प्रबल हुआ तो आई का मान n के बराबर होगा क्योंकि 100% होता है इसका, और इसके लिए हमें अल्फा देना पड़ेगा। अब जैसे ही वो आपको सपोज करो i = 1 + n-1 इंटू अल्फा देता है, वो जिक्र करता है किसका, MgCl2 का करता है, और इसके लिए है इसका अल्फा कितना है 20% है। तो आप यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या रख दियो 20/100, एन की जगह पे क्या रख दियो, एक MgCl2 कितने देगा, 1 mg का देगा 2 Cl के, 3 n का मान भी रख दियो, और यहाँ से आई का मान निकल जाएगा तो विभवान ठाप पता लग जाता है। ठीक है ना, मतलब दुर्बल वाले केस में तो अल्फा का मान मिलते ही n का मान पहचानना पड़ता है और आई का मान निकल जाता है। तो सेकंड लेक्चर तक बच्चों हम यहीं तक कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अगली वीडियो प्राप्त करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द क्लास।